आज के इस गहन विश्लेषण में एक बहुत ही अजीब, कठोर और सच कहूं तो थोड़ा झकझोर देने वाला विचार है। जरा सोचिए, अगर आज हमारे माता पिता इस दुनिया में ना हो। उफ, ये तो सुनते ही अंदर एक गहरी सिहरन पैदा कर देता है। जाहिर है ये एक बेहद कड़वा सच है और इसे सुनकर किसी को भी काफी असहज महसूस हो सकता है। हाँ, और मतलब ये असहजता बहुत स्वाभाविक भी है। जब हम इस विचार से पहली बार टकराते हैं तो पहला रिएक्शन यही होता है कि भाई कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। बिल्कुल, एकदम नेगेटिव लगता है शुरुआत में। वही तो। लेकिन जैसे जैसे हम इस पर गहराई से विचार करते हैं ना, तो समझ आता है कि इस चर्चा का उद्देश्य किसी को डराना या दुखी करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्ममंथन का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। एक तरह का मेंटल एक्सरसाइज। सही कहा। यह हमें हमारे जीवन के उस बहुत ही जटिल हिस्से की पड़ताल करने पर मजबूर करता है जहां बेशुमार प्यार और भारी उम्मीदों का बोझ आपस में बुरी तरह उलझ जाते हैं। और पता है, ये उलझन ही हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य केंद्र है। बचपन से ही हम दुनिया और खुद अपनी जिंदगी के फैसलों को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं, खासकर उनकी नजरों से जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण में हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे समाज और परिवार के दबाव, जो अक्सर प्यार और फिक्र के आवरण में लिपटे होते हैं, उनसे मुक्त होकर हम अपनी असल पहचान को पा सकते हैं। मतलब हम उन अदृश्य जंजीरों को डिकोड करेंगे जो हमें वो बनने से रोकती हैं जो हम असल में हैं। एकदम सही। और इस पूरी प्रक्रिया में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये नौबत आती ही क्यों है। हाँ, क्योंकि कोई भी माता पिता सुबह उठकर ये तो नहीं तय करते कि आज वे अपने बच्चों पर दबाव डालेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। ये सब शुरू होता है उस असीम प्यार और सुरक्षा की भावना से, जो समय के साथ धीरे धीरे बिना किसी को एहसास हुए भारी उम्मीदों में बदल जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे प्रोजेक्शन कहा जा सकता है। प्रोजेक्शन? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी इसे? हाँ बिल्कुल। मतलब ये एक ऐसा तंत्र है जहाँ माता पिता अपनी अधूरी इच्छाओं, अपने खुद के संघर्षों या समाज में सुरक्षा के अपने पैमानों को अनजाने में बच्चों पर थोपने लगते हैं। और इसका एक और पहलू है जिसे कंडीशनल लव या सशर्त प्रेम का एक अघोषित रूप कह सकते हैं। सशर्त प्रेम, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। कठोर है, लेकिन ये कोई जानबूझकर रची गई साजिश नहीं है। जब माता पिता कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहिए, तो वे असल में कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें सुरक्षित देखना चाहते हैं। लेकिन वो सुरक्षा असल में एक पिंजरा बन जाती है। वही तो। ये सुरक्षा 3 सबसे बड़ी उम्मीदों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर देती है जो लगभग हर घर की कहानी है। पढ़ाई, शादी और नौकरी। बिल्कुल। क्या पढ़ाई करनी है, किस उम्र में शादी करनी है और कैसी नौकरी करनी है। लगातार इन पैमानों पर खरा उतरने की कोशिश में इंसान अंदर से खोखला हो जाता है और आजादी का एहसास बिल्कुल छिन जाता है। ये मुझे मेरी एक बहुत ही रोचक एनालॉजी की याद दिलाता है। अच्छा, क्या है वो? मान लीजिए हम किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर हैं। स्क्रीन पर हम दौड़ रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, पसीना हमारा बह रहा है, लेकिन कंट्रोलर किसी और के हाथ में है। बिल्कुल। जो जॉयस्टिक है ना, वो हमारे माता पिता और इस समाज के हाथ में है। हम स्क्रीन पर हैं और हम चाहते हैं कि हम पहाड़ पर चढ़ें, लेकिन पीछे से कंट्रोलर पर सीधे चलने का बटन दबाया जा रहा है। ये वीडियो गेम वाला उदाहरण हमारी मानसिक स्थिति को बहुत बारीकी से समझाता है और इसके पीछे का जो विज्ञान या मनोविज्ञान है वो और भी डरावना है। डरावना कैसे? क्योंकि हमारे दिमाग और हमारी वास्तविकता के बीच जो ये भारी अंतर पैदा होता है ना, वो एक अजीब सी मानसिक उलझन पैदा करता है। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। हम सिर्फ निर्देशों पर चल रहे हैं और इस स्थिति को और भी बदतर बनाते हैं वो ताने। अरे बाप रे, ताने! वो तो हमारे समाज में बातचीत का एक नॉर्मल हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, जैसे तुमसे तो ये भी नहीं हुआ, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, या फिर सबसे क्लासिक, हेरमा जी के बेटे को देखो। बिल्कुल। अब देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक असर को समझें तो ये ताने हमारे दिमाग में न्यूरोलॉजिकल स्तर पर एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। मतलब ये सिर्फ बुरा लगने वाली बात नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को ही बदल रहा है। एकदम सही।
जब हमें बार बार तुलना का सामना करना पड़ता है तो दिमाग में डोपामीन, जो खुशी का हार्मोन है, वो गिरता है और कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो बहुत बढ़ जाता है। ओ, तो इंसान हमेशा एक खतरे के अलर्ट मोड में रहता है। हाँ, ये ताने एक ऐसा मानसिक लूप बना देते हैं जहां इंसान को लगता है कि वो कभी भी पर्याप्त नहीं है। वो कभी भी इतना अच्छा नहीं बन सकता कि उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार किया जाए। और मुझे लगता है कि यहीं से जन्म लेता है लोग क्या कहेंगे का वो भयानक खौफ। बिल्कुल, ये खौफ इतना गहरा होता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी एक अदृश्य दर्शकों की भीड़ को खुश करने में बिता देते हैं। और इसके पीछे विकासवादी मनोविज्ञान यानी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी काम करती है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी मतलब हमारे पूर्वजों से जुड़ा है ये। हाँ, हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में, कबीलों में रहता था, तो कबीले से बाहर निकाले जाने का सीधा मतलब था मौत। क्योंकि अकेले जंगल में सरवाइव करना नामुमकिन था। सही कहा। तो समूह का हिस्सा बने रहना हमारे डीएनए में फीड हो गया है। लेकिन आज जब हम कबीलों में नहीं रहते, वो पुराना अकेले रह जाने का डर आज समाज और माता पिता को निराश करने के डर में बदल गया है। यार, ये तो बहुत ही गहरी बात है। हम लगातार इस खौफ में रहते हैं कि हमारे फैसले हमें हमारे अपनों से दूर ना कर दें। बिल्कुल। तो इन मानसिक जंजीरों और इस डर का असल जिंदगी में कितना भयानक प्रभाव होता है, इसे समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही वास्तविक कहानी दी गई है, आशु की कहानी। हाँ, आशु की कहानी है। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हमारे आसपास रोज घट रही है। एकदम सही। आशु एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसे फिटनेस और जिम का बहुत शौक था। वो ना पंजाबी सिंगर परमेश वर्मा जैसा बेखौफ और ऊर्जा से भरा लाइफस्टाइल जीना चाहता था। मतलब उसका सपना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का था, एक ऐसा काम जो उसकी असल शख्सियत और उसके जुनून को झलकाता था। हाँ, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब उसके पिता के सपने बीच में आ जाते हैं। उनके पिता चाहते थे कि आशु एमबीए करे और एक सेफ, सिक्योर कॉर्पोरेट नौकरी करे। ये मूल्यों और पीढ़ियों का एक बहुत ही क्लासिक टकराव है। एक तरफ आशु की स्वतंत्रता और आत्माभिव्यक्ति की चाहत है और दूसरी तरफ माता पिता की सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा की जरूरत। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। स्रोतों में इस कहानी का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है। आशु के माता पिता ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी उसके एमबीए कॉलेज की फीस भरने में लगा दी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो क्या हम यहाँ माता पिता के प्रति थोड़े अनुचित नहीं हो रहे हैं? मतलब अपनी जिंदगी भर की कमाई किसी पर खर्च करना कोई साजिश तो नहीं है? ये एक बहुत बड़ा वित्तीय बलिदान है। हाँ, बिल्कुल है। तो क्या एक पिता के इस असीम त्याग को अनजाने में एक गिल्ट ट्रिप या भावनात्मक ब्लैकमेल कहना सही है? क्या बच्चे इस कर्ज के तले अपने सपने खुद नहीं दफना देते? ये सवाल बहुत ही जरूरी है और इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पड़ाव यही है। देखिए, हमें यहाँ नियत और परिणाम के बीच के फर्क को समझना होगा। नियत और परिणाम? हाँ, माता पिता की नियत में कोई खोट नहीं है, उनका बलिदान पूरी तरह से पवित्र है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि इस वित्तीय बलिदान का आशु के दिमाग पर क्या परिणाम होता है। मतलब असर क्या पड़ रहा है उस पर? बिल्कुल। जब माता पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई किसी चीज में लगाते हैं तो वो सिर्फ पैसा नहीं होता, उस पैसे में उनका पसीना, उनके खुद के मारे हुए सपने और जिंदगी का संघर्ष शामिल होता है। तो ये एक तरह का भावनात्मक कर्ज बन जाता है। एकदम सही शब्द पकड़ा आपने। इसे मनोविज्ञान में इमोशनल डेट कहते हैं। आशु के अवचेतन मन को ये महसूस होता है कि अगर उसने इस एमबीए को छोड़कर जिम या सोशल मीडिया को चुना तो वो सिर्फ एक करियर नहीं बदल रहा है, वो अपने माता पिता के बलिदान का कत्ल कर रहा है। बिल्कुल, वो खुद को एक अपराधी महसूस करने लगता है। इसलिए भले ही माता पिता ब्लैकमेल नहीं कर रहे हों, लेकिन ये स्थिति अपने आप में एक गिल्ट ट्रिप की तरह काम करती है। और ये गिल्ट इतना भारी होता है कि इंसान के लिए अपने सपनों को दफना देना ज्यादा आसान लगता है, बजाय इसके कि वो अपने माता पिता की आंखों में निराशा देखे। और आशु के साथ भी यही हुआ। इसी भारी गिल्ट ट्रिप के तले दबकर उसने अपने सपनों को हमेशा के लिए एक बंद बक्से में डाल दिया। हाँ, स्रोतों के अनुसार उसने अपनी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत, जो जिम जाना था, वो पूरी तरह छोड़ दिया। और जब कोई इंसान अपनी उस जगह को छोड़ देता है जहां उसे सबसे ज्यादा जीवंत महसूस होता है, तो उसका मतलब है कि इसने अंदर से हार मान ली है। वो सिर्फ माता पिता के सपनों की एक बेजान कठपुतली बन गया है। और इस मानसिक घुटन का चरम बिंदु तब आया जब एक दिन आशु को इतना भयानक पैनिक अटैक आया कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इस पैनिक अटैक के तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोई कमजोरी नहीं है,
ये शरीर का एक बहुत ही स्पष्ट जैविक और मनोवैज्ञानिक रिस्पॉन्स है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसे? जब हम अपनी इच्छाओं को लगातार दबाते हैं और उस जिंदगी में फंस जाते हैं जिससे हमें नफरत है, तो हमारे दिमाग का जो खतरे का केंद्र है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो हाईजैक हो जाता है। मतलब बाहर कोई शेर नहीं खड़ा है, लेकिन दिमाग को लग रहा है कि जान खतरे में है। एकदम सटीक। आशु के सामने कोई शारीरिक खतरा नहीं था, लेकिन उसका दिमाग उस MBA क्लासरूम और उन उम्मीदों को मौत के खतरे की तरह देख रहा था। उसे लगा कि वो फंस गया है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, और इस फंसावट की वजह से शरीर का फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो सिस्टम ऑन हो जाता है। दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ जाती हैं, सांसें उखड़ने लगती हैं। तो पैनिक अटैक आना शरीर का वो तरीका है जिससे वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि ये मानसिक घुटन अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है, मुझे बाहर निकालो। बिल्कुल। शरीर अलार्म बजा रहा होता है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो है जो अस्पताल से वापस आने के बाद हुआ। मतलब शरीर के इतने बड़े अलार्म के बावजूद कुछ नहीं बदला। कुछ भी नहीं। आशु कभी अपने घर वालों से ये नहीं कह पाया कि मुझसे ये नहीं हो रहा है। वो गिल्ट, वो समाज का डर उस पैनिक अटैक से भी बड़ा साबित हुआ। और जब डर और गिल्ट हमारी खुद की आवाज को पूरी तरह से दबा देते हैं ना, तो इंसान एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसे क्रॉनिक अपैथी या गहरी उदासीनता कहते हैं। क्रॉनिक अपैथी? हाँ, जहां उसे किसी भी चीज से कोई फर्क पड़ना बंद हो जाता है। वो बस एक जिंदा लाश बन जाता है, बीमारियों का घर बन गया है। उसकी आंखों की चमक मर चुकी है। हाँ, और वो ऑफिस की भीड़ में बस एक जिंदा लाश की तरह चलता है। रात को अकेले में परमेश वर्मा की वीडियो देखकर अपनी किस्मत पर रोना उसकी सच्चाई बन चुका है। ये बर्नआउट और भावनात्मक मृत्यु का सबसे चरम रूप है। लेकिन इस विश्लेषण का उद्देश्य हमें आशु की कहानी पर लाकर छोड़ देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोतों में इसका समाधान भी दिया गया है, जो हमें इस भविष्य की चेतावनी देता है जिसे हमें अपने लिए नहीं चुनना है। हाँ, और वो रास्ता एक बहुत ही गहरे और थोड़े कठोर मनोवैज्ञानिक सच से होकर गुजरता है। और वो सच क्या है? अगर सच में आजाद होना है तो मानसिक तौर पर यह सोचना होगा कि इस दुनिया में इंसान बिल्कुल अकेला है। मानसिक तौर पर अकेला, ये सुनने में बहुत डरावना और शायद थोड़ा स्वार्थी भी लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने परिवार को छोड़ दें। इसका मतलब है अपनी भावनाओं पर अपना अधिकार वापस लेना, माता पिता के प्यार का सम्मान करना है, लेकिन उनकी उम्मीदों का गुलाम नहीं बनना है। मैं यहाँ एक व्यवहारिक सवाल पूछना चाहूंगा। प्यार का सम्मान करने और उम्मीदों का गुलाम ना बनने के बीच की लकीर बहुत बारीक है। बहुत बारीक है, बिल्कुल। ये तो एक रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ गिरे तो उस रिश्ते का दिल टूटेगा जिसने हमें पाला, और दूसरी तरफ गिरे तो हमारी खुद की जिंदगी एक त्रासदी बन जाएगी। तो इसे असल जिंदगी में लागू कैसे किया जाए? ये यकीनन सबसे जटिल सवालों में से एक है। इस संतुलन को साधने का सबसे कारगर तरीका ये है कि हम अधिकार यानी राइट्स और आभार यानी ग्रेटिट्यूड के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट रूप से समझ लें। अधिकार और आभार? थोड़ा और समझाइए। देखिए, माता पिता ने जो हमारे लिए किया उसके लिए आभार व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना, उनका आदर करना, ये सब आभार है। बिल्कुल। लेकिन हम अपनी जिंदगी की अहम 40 साल किस काम में बिताएंगे, हम किससे शादी करेंगे, ये हमारा अधिकार है। जब हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं तो शुरुआत में ये स्वार्थी लग सकता है। हाँ, माता पिता को ये बगावत भी लग सकती है। लेकिन ये स्वार्थ नहीं है, ये अपना अस्तित्व बचाने की जरूरत है। किसी और के सपनों का बोझ उठाकर कोई भी इंसान खुले आसमान में नहीं उड़ सकता। ये बहुत ही गहरी बात है। अगर हम खुद को मारकर कोई काम कर भी लें तो क्या हम सच में अपने माता पिता को खुशी दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। एक अंदर से टूटा हुआ इंसान कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता। माता पिता शायद उस वक्त नाराज हों, लेकिन लंबी अवधि में एक अंदर से मृत बच्चे को रोज घुटते हुए देखना उनके लिए कहीं ज्यादा बड़ा दुख होगा। तो अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना स्वार्थ नहीं है? एकदम नहीं। एक संतुष्ट इंसान ही परिवार को सच्चा प्यार दे सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम स्रोतों के उस महत्वपूर्ण सवाल पर वापस आते हैं जो सीधे हमारे दिल पर चोट करता है। हाँ, कि अगर मन में कोई डर ना होता तो आज असल में क्या कर रहे होते? ये सवाल दिमाग के सारे जालों और बहानों को एक झटके में साफ कर देता है, और यही सुनने वालों के लिए हमारी आज की चुनौती है। समाज और परिवार के डर से जो काम अब तक शुरू नहीं किया, उसे बिना किसी को बताए आज ही करें और उस आजादी को महसूस करें। क्योंकि अगर आज ये कदम नहीं उठाया
तो कल आशु की तरह रोज रात को सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। हमारी जिंदगी का कंट्रोलर हमारे ही हाथों में होना चाहिए। बिल्कुल। अपनी शर्तों पर जीना एक रोजाना की प्रैक्टिस है जो हमें खुद करनी होगी। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे दिमाग में एक और नया और शायद थोड़ा उलझा देने वाला विचार पैदा हो गया है, जो स्रोतों में नहीं है पर इसी से निकला है। अच्छा, क्या विचार है? जरा सोचिए, अगर हम आज इन मानसिक जंजीरों को तोड़कर अपनी शर्तों पर जीना सीख भी लें, तो क्या हम अनजाने में अपनी आने वाली पीढ़ी पर कुछ अलग और महान करने का एक नया दबाव नहीं डाल देंगे? ओह, ये तो बहुत ही शानदार और विचारोत्तेजक कौन है ना? क्या आजाद होने की चाहत खुद एक नई तरह की उम्मीद का बोझ बन सकती है? मतलब जब हम रूढ़ियों को तोड़कर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे तो साधारण होना अचानक से काफी नहीं लगेगा। ये सच में एक दार्शनिक सवाल है। हम अक्सर एक दबाव को खत्म करने के चक्कर में एक नई तरह की परफॉर्मेंस एंजाइटी पैदा कर देते हैं। बिल्कुल। तो क्या आजादी की ये चाहत खुद एक नया पिंजरा बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी लंबी सोच में डाले रखेगा।